हेलो बच्चों, बेटा तुम लोगों का जो नया चैप्टर है, ठीक है, जैव विविधता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ये चैप्टर आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा समझा रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो चैप्टर है उसमें आपको किस प्रकार के टॉपिक्स को लेकर चलना है या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें जो टर्म है वो है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। देखो यहाँ पर जैव से क्या मतलब है, जैव से मतलब है जीवित, यानी कि लाइव। ठीक है, अब यहाँ जीवित में आपके दो आ गए, कौन कौन, एक तुम्हारा देखो एनिमल हो गया और एक क्या हो गया, प्लांट। एक जंतु हो गए और एक पादप। क्लियर है, बात सबकी समझ में आ रही है। अब आप थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह के प्लांट होते हैं, एक ही तरह के जंतु होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो संरचना है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो स्वभाव है, क्या एक ही तरह का होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो विविधता है, ये जो भिन्नता है, यही आपका क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता। एक छोटी सी बात कर लो, जैसे मान लो आप किसी प्लेन एरिया में रहते हो, जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हो या लखनऊ में रहते हो, ठीक, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि जब आप किसी हिल एरिया में जाते हो, हिमाचल प्रदेश में चले गए, शिमला चले गए, देहरादून चले गए, लद्दाख चले गए, तो आपने इमेजिन किया होगा कि वहाँ पर जो प्लांट्स हैं, वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, वो हमारे प्लेन एरिया, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे अदर मेन जो आपके बड़ी सिटी है, बड़े शहर हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, तो आप देखते हैं कि प्लेन एरिया में जो प्लांट और एनिमल्स हैं, हिल एरिया में जो प्लांट और एनिमल्स हैं, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के प्लांट, यहाँ के एनिमल्स, यहाँ के प्लांट एक दूसरे से कई चीजों में क्या है, भिन्न है। समझ गए? तो ये जो वेरिएशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता। अगर हम एक अप्रॉक्स, एक जनरल बात करें, तो जनरल बात में ये समझ लो कि अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये 5 से 50 लाख स्पीसीज के तौर पे माने जाते हैं। 5 से 50 लाख। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो अननोन हैं, जिनके बारे में अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने कोई डिस्कवरी नहीं की। समझ गए बात? समझ नहीं? तो ये सारा का सारा जो वेरिएशन, सारा का सारा जो डिफरेंशिएशन है, विभिन्नताएं हैं, यही हमको जैव विविधता के बारे में समझाती है। आप जलीय जंतुओं को ले लो, आप स्थलीय जंतुओं को ले लो। अब स्थलीय जंतुओं में भी टाइप हो गए, बहुत से जंतु बिल के अंदर पाए जाते हैं, बहुत से एनिमल प्लांट पेड़ों में रहते हैं, बहुत से एनिमल क्या होते हैं, खुले मैदान में रहते हैं। आप इन्हीं सब की तुलना कर लो तो इसमें भी आपको क्या है, डिफरेंस होगा। तो एक्चुअली में ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो विविधताएं हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता। बहुत सारे ऐसे भी एनिमल हैं जिनके बारे में अभी भी साइंटिस्ट क्या है, उसके बारे में खोज नहीं कर पाए। जो केव होती, गुफाएं, बहुत नीचे तक गहरी गहरी गुफाएं होती हैं, उनमें जो रहने वाले एनिमल हैं, उनके बारे में अभी तक। अब यहाँ पर हम सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया की बात करें, वायरसेस की बात करें, ठीक, काफी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नैनोमीटर में इनका साइज होता है। और फिर हम बात करें इसकी
सबसे बड़े अगर एनिमल की बात करते हैं तो एलिफेंट हो गया प्लेन एरिया में, और व्हेल हो गई जलीय, है ना। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? रेडवुड ट्री, सिक्वोया, लगभग 300+ मीटर लंबा होता है। अब आप समझ लीजिए। अगर हम बड़े वृक्षों की बात करें तो बेनाइन ट्री, बरगद का पेड़, पीपल का, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप लोगों को ये बताया गया कि हमारे पास इतनी सारी विविधता है। अगर हम इन विविधता को अगर ये जितनी भी विविधताएं हैं, अगर हम इन विविधता को लेवल में डिवाइड करें, उनका जो स्तर है उसमें डिवाइड करें, तो देखो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम इसको 3 लेवल में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं क्या, लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के स्तर। अब देखो, अगर हम इसको जो जैव विविधता के स्तर हैं उनके अकॉर्डिंग विविधता को समझें तो 3 प्रकार के स्तर होते हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक, ठीक, बायोडायवर्सिटी। अब यहां जेनेटिक का मतलब क्या है? आनुवांशिक। ये आनुवांशिक वेरिएशन है। देखो, थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझ लो कि जो जीन होते हैं, यानी कि आप लोगों से डीएनए का नाम सुना होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो, डीएनए जो होता है उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम आनुवांशिक क्या बोलते हैं? लक्षण या जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवांशिक सूचनाएं। तो देखो, होता क्या है, जो पेरेंटल जनरेशन होती है, माता पिता जो होते हैं उनकी जो जनरेशन होती है, उनके जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो क्या होते हैं? संतानों में जाते हैं। लेकिन आप किसी एक फैमिली में, जैसे मान लो एक फैमिली में 5 लोग हैं, माता पिता हो गए, उनके 3 बच्चे हो गए। अब पांचों को अगर आप एक साथ खड़ा कर दो तो क्या वो सब एक समान दिखाई देते हैं? नहीं, उनमें भी विविधता होती है, और ये जो विविधता है यही आनुवांशिक विविधता है। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, तो ये काफ़ी डीप आप कह सकते हैं नॉलेज है। आप ऐसा एक सिंपल वे में ये समझ सकते हैं कि इसके 2 मेन कारण होते हैं। एक तो परिवर्तन, जिसमें जीन परिवर्तित हो जाते हैं, और दूसरा होता है कि जब गैमीट का निर्माण होता है, जब युग्मक का निर्माण होता है, तो जो गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। तो गुणसूत्र जो होते हैं, जैसे मान लो एक आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए और बी गुणसूत्र जो होते हैं वो अपने अपने गुणों को एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब ए वाला बी को बी वाला ए से ले लेता है तो a प्लस बी, यानी कि a के पास किसका करेक्टर आ गया? b का, और b के पास किसका आ गया? a का। तो a वाला b के मिलने से एक नया करेक्टर c हो जाता है, और b और a मिलके आपस में क्या हो जाते हैं? d। तो c ना तो a से मिलता है ना b से, और d ना तो a से मिलता है ना b से। इस तरह से 2 नए लक्षण पैदा हो जाते हैं, c और d। यही आपकी विविधता है, इसी को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। आया समझ में? तो स्पीसीज एक है, लेकिन उसमें आनुवांशिक भिन्नताएं क्या होती हैं? बहुत सारी होती हैं। बात समझ आई? क्लियर है? उसके बाद देखो, फिर आपका नंबर 2 आता है। नंबर 2 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी।
अब स्पीसीज का मतलब क्या हो गया? जातीय विविधता। तो जातीय विविधता में आप ये कह सकते हैं कि जाति एक है, जो उसकी स्पीसीज है वो एक है, लेकिन फिर भी उनके जो सदस्य हैं, उनके जो, ठीक, आप कह सकते हैं स्पीसीज जो कैरेक्टर हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न हो जाते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिकाना, ठीक, क्लियर। जब मैंगो का सीजन आता है तो मार्केट में क्या आपको एक ही तरह का मैंगो दिखाई देता है? बहुत सारे मैंगो होते हैं, लगभग 11, ठीक, 1100 स्पीसीज होती हैं। और ये स्पीसीज जो हैं वो वेरिएबल होती हैं, यानी कि एक दूसरे से क्या होती हैं? अलग होती हैं, ठीक। इसी तरह से अगर हम फ्रॉग की बात करें, एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें भी वेरिएशन होता है। उनकी स्पीसीज तो सेम है, लेकिन उनमें अलग अलग क्लाइमेट के आधार पे वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जातीय भिन्नता जो होती है वो जाति के आधार पर होती है, यानी कि स्पीसीज के अकॉर्डिंग। और जो हेरिडिटरी यानी कि जेनेटिक जो होती है वो किससे होती है? जनरेशन बाय जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे तीसरे। एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने बताया था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, और इन्होंने ये कहा था कि जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होते जाते हैं, और जब लगातार ये चेंज होते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि क्या होता है? एक नई स्पीसीज पैदा हो जाती है, एक नई जाति पैदा हो जाती है। समझ में आता है? एंड लास्ट में नंबर 3 जो है ये तुम्हारा हो जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो, इकोलॉजिकल का मतलब होता है पारिस्थितिकी। अब यहाँ पारिस्थितिकी का मतलब मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जल में रहने वाले जीव, स्थल पर रहने वाले जीव, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर रहने वाले जीव, बिल में रहने वाले जीव, हवा में उड़ने वाले जीव। तो ये क्या हो गया? पारिस्थितिक अनुकूलन हो गया। तो अगर हम इकोलॉजिकल परिस्थिति की बात करें तो इकोलॉजिकल कंडीशन में भी इनमें क्या हो जाता है? विविधता हो जाती है, वेरिएशन हो जाते हैं। समझ रहे हैं? अभी कोई भी प्लेन एरिया में जो मनुष्य रहते हैं वो करीब 2-3 साल के लिए ऐसे एरिया में चले जाएं जहां पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। क्या होगा मालूम? उनकी स्किन का जो कलर है वो साफ हो जाएगा, जो स्किन कलर है वो साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, इकोलॉजिकल डिफरेंस हो रहा है, और इकोलॉजिकल डिफरेंस होने में उनमें चेंजेस आ जाते हैं। अब यही कई पीढ़ियों तक लगातार चलता रहेगा तो क्या होगा? जो आने वाली पीढ़ी है उसमें पूरी तरीके से चेंजेस हो जाएंगे और वो जेनेटिक हो जाएंगे। समझ गए? तो इकोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो आनुवंशिकता पर, जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। आया समझ में? क्लियर? तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी कहलाती हैं क्या? जैव विविधता। अब देखो, इतना सब आपको मैंने बताया, तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब इतनी सारी विविधता है, जब इतने सारे डिफरेंशिएशन, ठीक, सिग्निफिकेंस कैरेक्टर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करें? हम इनको पहचाने कैसे? हम इनको क्या नाम दें? तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है सबसे बड़ी, वो किसकी होती है? वो होती है आपकी किसकी? वर्गीकरण। वो रिक्वायरमेंट क्या है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो आपके सिलेबस में जो बायोडायवर्सिटी है वो तो सिर्फ आपको समझाया गया कि क्या होती है ना, लेकिन जो मेन आपका चैप्टर है वो वर्गीकरण का है, क्लासिफिकेशन।
यानी कि जो वर्गीकरण है वो जैव विविधता को क्या करता है, हमको समझाने में हेल्प करता है। वो हमको ये बताता है कि वर्गीकरण के आधार पर जो जीव हैं वो कितने ग्रुप में बांटे गए, ठीक, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, उनको हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उनको किस तरह से ये जान सकते हैं कि पृथ्वी पर, अर्थ पर कौन सा जीव पहले आया और कौन सा बाद में। उनका नाम, उनका बायोलॉजिकल नेम जो है वो भी हम वर्गीकरण के माध्यम से क्या है, समझ सकते हैं। तो एक तरह से ये कह लो कि जो वर्गीकरण है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारे चीज़ों के लिए क्या है, जरूरी है। देखो, सबसे पहली चीज अध्ययन की सुविधा, हेल्प इन स्टडी। अगर हम किसी भी एनिमल को स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको ये जानना जरूरी है कि वो कहाँ रहता है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक, वो किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है, वो किस प्रकार से फूड लेता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमको किससे मिलेंगे, वर्गीकरण से, ठीक। नंबर 2, विकास क्रम, जो उसका एवोल्यूशन, ठीक है, सिस्टमैटिक जो क्रम है वो भी हमको वर्गीकरण से मिलता है। वर्गीकरण के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कौन सा एनिमल इस अर्थ पर पहले आया, कौन सा बाद में आया, तो ये भी वर्गीकरण हमको बताता है। तीसरा, हम ये भी जान सकते हैं वर्गीकरण के माध्यम से कि कौन सा जीव, ठीक, किस जीव को उत्पन्न करने में सहायक था। इसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं संयोजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक। जब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा तो मैं आपको इसको समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि बहुत से ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 2 वर्गों के लक्षण होते हैं, और वो 2 वर्गों के लक्षण इस बात को इंडिकेट करते हैं कि उस एनिमल का जो संबंध है वो दोनों वर्गों से है। इसका मतलब वो दोनों वर्गों के बीच की क्या है, कड़ी है। तो ऐसे एनिमल कहलाते हैं कनेक्टिव लिंक। समझ गए, क्लियर। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक होता है यूग्लिना, ये फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। तो यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा जंतु है, इसको हम जंतु के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके अंदर विशेषता क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक होता है उसकी उपस्थिति में अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना सकता है। और प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्षमता किसकी है, प्लांट की। नंबर 2, जब सनलाइट नहीं है तो ये अपना भोजन एनिमल की तरह खा भी सकता है। तो एनिमल का भी कैरेक्टर है इसमें और प्लांट का भी कैरेक्टर है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, जंतु और पादप के बीच की कड़ी हुआ। यूग्लिना इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। बोलो आ रही बात समझ में, क्लियर। तो ये जो चीजें हैं वो वर्गीकरण के लिए हमको क्या करती हैं, सहायता करती हैं, क्लियर। अब इसमें कैरोलस लिनियस का नाम आता है, उनकी जो द्विनाम पद्धति है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ये आता है, ठीक। और भी कई सारी चीजें हैं जिनको मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज मैंने आपको चैप्टर का जो प्रारंभ है, स्टार्टिंग है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसके लेवल और उसकी जो मीनिंग थी वो मैंने आपको समझाई, क्लियर है। तो इसको आप ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्गीकरण का जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, यानी कि द्विनाम पद्धति, और वर्गीकरण के जो स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो वीडियो को देखो, समझ में आया हो, जो कोई प्रॉब्लम हो तो हमको आप बताइएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं करा है वो कर लेंगे, तो उनको पुराने वीडियो भी 9th क्लास के मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।